नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश और देश की 4 बड़ी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बारी 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा हिंदुस्तान में आईएसआई का लव ट्रैप। राजस्थान की अंजू जैसी ही एक और कहानी, लड़की जो लव ट्रैप में फंसकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली थी। आखिर कैसे आईएसआई के जाल में फंसी और कैसे उसने सरहद पार जाने की हिम्मत जुटाई और कैसे उसका प्लान फेल हो गया, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी ज्ञानवापी की खुदाई के बाद बद्रीनाथ की जो याद सियासत को आई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि बवाल शुरू हो गया, आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे 2024 की बिसात पर बीजेपी के स्पेशल 38 के बारे में, जेपी नड्डा की उस नई टीम के बारे में जिसका ऐलान आज किया गया है। और मध्य प्रदेश में क्या है अमित शाह का एक्स फैक्टर। इन चारों खबरों पर हमारे साथ होंगे 4 रिपोर्टर जो खबर की तह तक जाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हैं जो कि आईएसआई के लव ट्रैप और जयपुर की लड़की की कहानी की तह तक जाएंगे। बद्री विशाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य के उठाए सवाल और बवाल पर अपडेट बताएंगे संजय त्रिपाठी। 2024 के लिए बीजेपी की नई टीम का ब्यौरा और उसका असर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे अपने सहयोगी नीरज पांडे से। और अमित शाह के मिशन मध्य प्रदेश की डिटेल देंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत। इन्हीं चारों खबर पर मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ जी हैं, कुर्बान अली जी हैं, अदिति टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। तो खबर को विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। और सबसे पहले बात, भारत से पाकिस्तान गई अंजू के बाद अब राजस्थान की एक नाबालिग लड़की को पाकिस्तान से प्यार हो गया। लड़की सीकर से घर छोड़कर जयपुर पहुंच गई और जयपुर से पाकिस्तान जाना चाह रही थी, लेकिन न तो उसके पास पासपोर्ट और न ही वीजा। बताया जा रहा है कि लड़की लाहौर में रहने वाले युवक को कथित तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई, उसकी फॉलो करती थी। लड़की का कहना है कि पाकिस्तान आने का तरीका भी उसी शख्स ने उसे बताया था। तो घर छोड़कर सीकर से जयपुर पहुंची, लेकिन उसके पास न तो वीजा न पासपोर्ट, फ्लाइट से जाना चाहती थी पाकिस्तान। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आईएसआई का जो दायरा है वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से आ गया है कि राजस्थान में अंजू जैसी एक और घटना घट गई। एक नाबालिग लड़की, आप अंदाजा लगाइए, एक नाबालिग लड़की जो पाकिस्तान के लड़के के दोस्ती में हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए विस्तार से थोड़ा खबर को और समझ लेते हैं। हिंदुस्तान में आईएसआई का जो लव ट्रैप की बात हो रही है, आखिर ये है क्या। दरअसल सीमा हैदर आई भारत और उसके बाद अंजू फातिमा पहुंची पाकिस्तान, जो फातिमा बन गई और अब नाबालिग टारगेट बनी है जो कि सीकर से जाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान फ्लाइट के जरिए, लेकिन न इनके पास था वीजा न पासपोर्ट। तो अब सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या ये लव ट्रैप है जिसमें लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जा रही। विस्तार से जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से अंजू की कहानी आई वो सभी ने देखा और किस तरीके से अब तोहफे बरस रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी सब देख रहे हैं। लेकिन ये जो जयपुर से नाबालिग बच्ची का मामला सामने आया, एक नाबालिग बच्ची में इतना दिमाग नहीं होता कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले किसी के बिना समझाए, किसी के बताए। पूरी कहानी क्या है, कैसे ये पूरा पर्दाफाश हुआ इस पूरे मामले का? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि आईएसआई लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है और इसमें भी ये ज़रूर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है, जिसकी हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। और जो ये नाबालिग लड़की है शुक्रवार को एयरपोर्ट पर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद ये कहती है कि इसको पाकिस्तान की टिकट चाहिए। लेकिन शुरुआत में जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद होते हैं उनको लगता है कि मजाक कर रही है, लेकिन जब इससे पूछताछ होती है तब ये झूठ बोलती है कि ये पाकिस्तान से ही यहाँ पर पहुँची थी और इसका अपनी बुआ से झगड़ा हो गया था तो वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जब इससे और गहनता से पूछताछ हुई तब इसने ये खुलासा किया कि दरअसल ये राजस्थान की ही रहने वाली है और
1 साल पहले असलम लाहौरी नाम के एक शख्स के संपर्क में आई थी, जो कि पाकिस्तान का लाहौर का रहने वाला है, और उसने इसका ब्रेन वॉश कर दिया था, और ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया था कि ये उससे मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती थी। इतना ही नहीं, पूछताछ में इस लड़की ने यह भी बताया कि स्कूल की और भी कुछ लड़कियां हैं जो असलम से फ़ोन पर बात करती हैं और इंस्टाग्राम पर चैट भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला संदिग्ध लगा, और जब जानकारी पूरी जुटाई गई तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप समझ में आया, और जिस तरीके से नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की गई, और पूरे प्लान के बारे में भी असलम ने ही बताया था कि एयरपोर्ट पर जाकर आपको क्या बोलना है और किस तरीके से आप पाकिस्तान पहुंच सकते हो। तो फिलहाल अभी एजेंसियां जो हैं वो लगातार इस लड़की से पूछताछ कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार इसके पीछे और कौन हो सकता है। तमाम चीजें सामने आनी चाहिए और जा रहा है कि क्या, लेकिन ये चिंता का विषय भी और विचार का विषय भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन जी भी हैं। अदिति जी, जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को लेकर, सीमा की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान बदमाशियां करता रहता है, साजिशें करता रहता है, ये जो घटना सामने आई है, क्या माने कि ये सोशल मीडिया के जरिए एक ट्रैप या हनी ट्रैप बनाकर और देश की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से, यहाँ की जो गोपनीयता है उससे खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, बच्चियों को टारगेट करके? जी, ये बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड नज़र आ रहा है और बड़ा नेचुरल ट्रेंड भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 जब से कश्मीर में हटा है तो पाकिस्तान का कश्मीर जो एंगेजमेंट है और जो कश्मीर में उनकी परपेट्रेशन है टेरर की, वो कम हुई है, रास्ते टेररिज्म के संकुचित हुए हैं। उसी तरीके से पंजाब में भी पाकिस्तान आप देख रहे हैं, क्योंकि फुट होल्ड नहीं बना पा रहा है, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स ड्रॉप करने के लिए बॉर्डर टाउन्स में। अभी हाल ही में जो शाहबाज जी का जो एक एड है वो पाया गया, उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू में कहा है कि हाँ, ये सच है कि हम नार्को टेरर को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप देखिए, राजस्थान से जो लगता हुआ बॉर्डर है पाकिस्तान में, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ इस तरीके का एक पैंतरा अपनाया जा रहा है। और ये नई बात नहीं है, कुछ ही साल पहले, मुझे याद है 4 साल पहले की बात है, 2 आर्मी के जवान पकड़े गए थे, वो हनी ट्रैप हो गए थे। पाकिस्तान की एक ISI वोमेन एजेंट उनको फ़ोन किया करती थी, कुछ इस किस्म का कहलाया जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ज़्यादातर ये जो एजेंट्स होते हैं ये इस पर फ़ोन करते हैं भारतीयों को, और फिर ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के नंबर से फ़ोन नहीं कर रहे, वो कोई इंडियन ही फ़ोन कर रहा है। इस तरीके से हनी ट्रैप होता है। तो ये दोनों तरफ से चलता है। ना सिर्फ ये हो रहा है कि इंडियन औरतों को पाकिस्तानी आदमी इस तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हैं, उल्टा भी हो रहा है। और एक नई चीज जो देखने में आई है, जिसपे शायद कुछ दिनों में बहस शुरू होगी। ये जो तमाम चीजें आ रही है इसी पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान में ISI किस तरीके से अपना जाल फैलाता रहा है। आप देखिए, एक बार हम आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीर। इंस्टाग्राम पर संपर्क किया गया, जो सामने तस्वीर आई, ये मामला हम आपको बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर संपर्क हुआ, लाहौर के युवक से दोस्ती हुई, और उसके बाद 1 साल से असलम लाहौरी से बच्ची कांटेक्ट में थी, नाबालिग की दोस्ती भी चैटिंग से हुई थी, और लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। और अब इस हद तक हो गया कि वो पहुंच गई एयरपोर्ट पर और जाकर कहती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, लेकिन उसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं था। प्रदीप सौरभ जी, सवाल यह है कि जिस तरीके की चीजें अभी सामने आ रही, चाहे अंजू की बात करें, चाहे इस जयपुर की नाबालिग बच्ची की बात करें, इसके जरिए किस तरीके का खतरा पैदा कर सकती है ISI देश में? देखिए, इसको इतना विशाल फ्रेमवर्क में देखना, मुझे लगता है जिस तरह इस लड़की ने एयरपोर्ट में इसके साथ हुआ, कि जिसको अगर ट्रेंड किया गया था तो उसके पास पासपोर्ट तो होना ज़रूरी था, और उसको ये भी बताया गया जाना चाहिए था कि वीज़ा भी होता है कोई, और जयपुर से इत्तेफाकन कोई फ़्लाइट पाकिस्तान को नहीं जाती है। तो इसको हमें इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया है, वो आजकल इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और उस पर क्या कहते हैं, प्रेम, ये तमाम मसले हैं। आपने देखा ही सीमा वाले मसले पर किस तरह से वो नेपाल से भारत आ गई, और कहीं न इंडियन कोई सुरक्षा एजेंसी उसकी जांच कर पाई, ना कहीं पर भी। और अभी भी शुरुआत में तो उसका तो इतनी तरह से उसका तहे दिल से स्वागत किया गया, लेकिन अब जिस तरीके से उसकी जांच हो रही है, जब ये शक हुआ कि ये कहीं ISI का या किसी दूसरी एजेंसी का प्लांट नहीं है, वो तब उस नज़रिए से देखा जाने लगा। संवेदनशील मामले हैं और हनी ट्रैप होता है, और राजस्थान में भी जैसा बताया था अदिति ने, ये भी एक घटना घटी थी, और इसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन और बड़े मुद्दे हैं।
तो ये जो क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यूं भी क्या कहते हैं ढेर सारी शादियां होती हैं, इधर से भी होती हैं, उधर से भी होती हैं, और बहुत सारे रक्त संबंध हैं दोनों देशों के बीच में। तो इसको उस नजरिए से भी देख सकते हैं और उस नजरिए से बिल्कुल, हर नजरिए पर नजरिए का फर्क होनी चाहिए। इस पर भी बातचीत करेंगे। और चलिए अब आप बात करते हैं आज देश के दूसरे बड़े मुद्दे की, दूसरी बड़ी खबर की। बद्रीनाथ मंदिर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बौद्ध मठ तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले बौद्ध मठ थे और अब उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति। अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे, उनको तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। और इसीलिए अगर गड़ा मुर्दा उखाड़ने की बात होगी तो बात बहुत गहरी जाएगी। अभी भी 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बात दूर तलक जाएगी, लेकिन दूर तलक जा चुकी है, सियासी बवाल हो चुका है। लेकिन जो उनके सवाल है वो एक बार देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि सभी हिंदू धर्मस्थल पहले क्या थे, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे हैं कि अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले बौद्ध मठ थे और इसी को लेकर उन्होंने बद्री विशाल पर सवाल उठाए। बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि बद्रीनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था। उनका यह भी कहना है कि बौद्ध मठ तोड़कर शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर बनाया था और इसीलिए अब वो ये बात कह रहे हैं कि जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो बौद्ध मठ था। और इस बात की भी अब जांच होनी चाहिए कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं आखिर वो पहले क्या थे और किस तरीके से पूरी चीजें आगे बढ़ी। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे रामचरितमानस को लेकर उनके विवादित बोल हो, चाहे हवा में उड़ गए जय श्री राम की बात हो, और अब बद्रीनाथ पर वो आ गए हैं, ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी राजनीति है 2024 के लिए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये एक्शन है? देखिए उद्देश्य, ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, इनको अपना अस्तित्व बनाए और बचाए रखने के लिए सुर्खियों में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक तो कार्यों के जरिए और दूसरा जुबान के जरिए, बयानों के जरिए। स्वामी प्रसाद इस श्रेणी में दूसरे नंबर के नेता हैं। लगातार जिस तरह के वो बयान देते हैं, आपने पहले भी देखा कि रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का मतलब ये है, इस दोहे का मतलब ये है कि जो दलित है, शूद्र वर्ग है या महिला हैं, उनको प्रताड़ित किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ वास्तव में कुछ और है। उनके इसी बयान के बाद में कई सारे लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उन पर रासुका भी लगी थी, कड़ी कार्रवाई की गई थी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी मुकदमा लिखा गया था। इसी कड़ी में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जब उनसे पूछा गया, मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया और उनसे ये पूछा कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, तो वो लेकर के उसको बद्रीनाथ पर पहुंच गए और ये तक कह दिया कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसको आदि शंकराचार्य ने बौद्ध मठ को तोड़ करके बनाया था। उनके इस बयान के बाद में विवाद मचा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उनको सलाह दी है कि उनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, रिएक्शन आए, संजय बने रहिए। उसी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने निशाना साधा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को बद्रीनाथ धाम के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि हम सलाह देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को डिंपल यादव और अखिलेश यादव बताएं कि बद्रीनाथ धाम क्या है। और इस पूरे मामले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी, सुनवाते हैं आपको। बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी न तो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, ना ही इतिहास के विद्वान हैं। वो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति को चमकाने के लिए बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हम हिंदुओं की
सनातन धर्मियों की भावनाओं पर बार बार ठेस लगती है। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु जी हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। अमलेंदु जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, क्या एक बार फिर से धर्म के नाम पर 2024 की राजनीति को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना तो कोई इतिहासकार हैं, ना कोई भूगर्भवेत्ता हैं, एक पॉलिटिशियन हैं और ना कोई धर्मगुरु हैं जो वो बता रहे हैं, ना वो हिंदू के धर्म के धर्मगुरु हैं और ना वो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं। तो उनकी बात जो एक राजनीतिक बयान है और किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ कहा होगा तो कह दिया होगा, इसको गंभीरता से लेता कौन है? सवाल ये है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना गंभीरता से उनकी पार्टी जब नहीं लेती तो बाकी लोगों को भी नहीं लेना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कुछ कहते रहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में होते थे तब कुछ बोलते थे, या बीएसपी में होते तब कुछ बोलते थे, आज समाजवादी पार्टी में कुछ और बोल रहे हैं, कल फिर भाजपा में चले जाएंगे तो फिर कुछ और बोलेंगे। बेटी उनकी है ही भाजपा में, तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कह दिया वो होगा, उस पर बवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी धर्मगुरु का कोई बयान नहीं है, किसी धर्मगुरु ने कोई नहीं कहा। और शंकराचार्य जी का खुद का बयान आ चुका कि भाई वो कुछ है ही नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उस पर बात क्या की जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहते हैं। लेकिन कुर्बान अली सर, ये जो बातें बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार एक धर्म को टारगेट करना और किसी के धर्म के बारे में अगर संवेदनशील बातें कही जाए तो क्या धार्मिक उन्माद का खतरा नहीं बनता? इससे माहौल बिगड़ सकता है? देखिए, अभी जैसा अमलेंदु ने कहा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की क्रेडिबिलिटी क्या है। हालांकि जो बातें कह रहे हैं उसमें कुछ बातों में कुछ सच्चाई भी है, लेकिन वो इतिहास की और इतिहासवेत्ताओं के बहस का मुद्दा है और उसको अभी खोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई, फिर ये बीएसपी में गए, फिर ये बीजेपी में गए, 5 साल बीजेपी में रहे और उसके बाद अब ये समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो बीजेपी में रहते हुए जब ये दूसरी तरह की सांप्रदायिक बातें करते थे तो इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि वो बीजेपी को सूट करता था। अब ये कुछ भी बोलते हैं तो उसको बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की बातें, इससे समाज में दुर्भावना पैदा होती है, सद्भावना का माहौल नहीं बनता। और इसलिए ऐसे लोगों को पहली चीज़ तो ये कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ, और सरकार से मतलब मेरी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियाँ, उनको चाहिए कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल ये भी उठता है कि समाजवादी पार्टी की जरूरत है या मजबूरी है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि वो लगातार इस तरीके के सवाल उठाते रहते हैं। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के स्पेशल 38 के बारे में। 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो गया है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम हैं, जिसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बिठाने की कोशिश की गई है ताकि 2024 की जीत को बुलंद किया जा सके, उस राह को आसान किया जा सके। तो 2024 के लिए नड्डा की स्पेशल 38 टीम जो है उसका ऐलान हुआ है। और चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि 2024 के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। तो बीजेपी के स्पेशल 38 जो है, देखिए नई टीम की बड़ी बातें, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिनके नाम का ऐलान हो गया है, 13 राष्ट्रीय सचिव के नाम का ऐलान आज हो गया है और 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों का ऐलान भी हो गया है। इन पर जिम्मेदारी इस बात की है कि ये जीत दिलाएं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां पर एएमयू के वीसी रहे तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पसमानदा समाज से आते हैं, यह महत्वपूर्ण चीज है, पसमानदा पर फोकस है बीजेपी का। चुनावी राज्य तेलंगाना से भी मौका मिला है, संजय बंदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, तेलंगाना से आते हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे बीजेपी के। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें, सौदान सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, ओम प्रकाश ध्रुवे को बरकरार रखा गया है। ओम प्रकाश ध्रुवे एसटी समुदाय से आते हैं, बड़ी पकड़ इसलिए महत्वपूर्ण है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, यहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और चुनावी राज्य राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी का फोकस है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ये पूरी जो तस्वीर है ये चल रही है। और चलिए अब अपने जो हमारे सहयोगी हैं नीरज पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से पूरी टीम बनाई गई है, क्या चुनावी राज्य ही फोकस में है? देखिए, चुनावी राज्य तो फोकस में है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने की जो सुपर 38 की आपने टीम की जिक्र किया, दरअसल ये 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव तक 9 राज्यों के चुनाव होने हैं,
उन चुनावों को ध्यान में रखा कर किया गया है। खासकर अभी जो 3 बड़े राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों का ख्याल रखा गया। और तेलंगाना संजय बंटी प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन उनको हटाया गया, तो अब लोगों में बड़ी तरह की चर्चा थी कि संजय बंटी का अब क्या होगा। लेकिन चूंकि संजय बंटी एक स्टार के रूप में उभरे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ हो गई थी, इसलिए भाजपा उनके कद को समझती थी और उसके कद के अनुसार भाजपा ने इनको राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व दिया है। लेकिन जो इस पूरी लिस्ट में अगर आप देखें तो 2 सबसे बड़े विनर के रूप में उभर कर सामने आए, एक तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से और दूसरे जो है राधा मोहन अग्रवाल जो कि गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर की सीट से, शहरी सीट से वो पूर्व विधायक हैं, लेकिन जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया तब भी लोगों में चर्चा का विषय था कि राधा मोहन सिंह जो कि आमतौर पर योगी आदित्यनाथ के से उनका काफ़ी जो है वैचारिक मतभेद माना जाता है, तो ये माना गया कि इनको राज्यसभा कैसे भेज दिया गया। लेकिन जब राज्यसभा है तब भी चर्चा में रहे, आज जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए तब भी चर्चा में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से वो आते हैं और आमतौर पर ये एक पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा है कि उनकी और योगी आदित्यनाथ जी के जो वैचारिक मतभेद हैं वो जग जाहिर हैं। तो एक तो ये 2 सबसे बड़े विनर हैं उत्तर प्रदेश से। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को और वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इन दोनों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या दोनों राज्यों में जिस तरह की ऐसी सोच थी कि शायद इनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दोनों को बनाया जाएगा, क्या वो स्कोप खत्म हो गया है? पूरे समन्वय को, संतुलन को बनाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप सर, जिस तरीके से ये स्पेशल 38 की जो टीम है सामने आ गई है, चेहरों के वजन के हिसाब से आदिवासी समुदाय की बात करें, पसमानदा समाज की बात करें, जहां पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है, क्या सारे फैक्टर्स पर ये स्पेशल 38 फिट लग रही है आपको? अच्छा संतुलन है? देखिए, इस पूरी टीम के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे नाम तो 3-4 लोगों के अलावा कोई बहुत महत्वपूर्ण नाम नहीं है और ये सारे पुराने लोग हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, लक्ष्मी शंकर जी हों, चाहे जो भी हो, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हों। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही उत्तर प्रदेश से एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर और ए.के. एंटनी जो रक्षा मंत्री थे उनके बेटे की, तो ये 2-3-4 नाम है। तेलंगाना से जैसे संजय का नाम आया, ये है। बाकी सब वही पुराने प्रचारक, कार्यकर्ता और कमिटेड, प्रतिबद्ध जो लोग हैं वो इस टीम में रखे गए हैं। और ये जो सबसे इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ दिख रही है जो तात्कालिक जिसका असर दिखेगा, एक तो राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो सबसे बड़ा मसला है वो मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है। तो क्या यहाँ पर क्या कहते प्रोजेक्शन दे के भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री के दावेदार पर पेश करेगी? क्या रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में एक दावेदार के रूप में पेश किया जाएगा? ये भी शायद सवाल हैं जिन पर निगाहें बनी है कि आखिर इनके जो सियासत की और सियासी भविष्य की बात की जाती है उसमें आगे क्या होगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में अमित शाह के मैराथन दौरे की जो जारी है। कल एक बार फिर अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 1 महीने में तीसरी बार अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। कल भोपाल में बीजेपी के चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। उसके बाद शाह इंदौर के लिए रवाना होंगे। इंदौर में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं और सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी ब्रजेश राजपूत का, हमारे साथ वो बने हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अमित शाह के लगातार दौरे चल रहे हैं, यही वो अमित शाह हैं जो पिछले चुनाव में कहते थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अंगद का पैर है। अब क्या पार्टी को लग रहा है कि समीकरण काफी बदल गए हैं? सही कहा आपने। पिछली बार उन्होंने जो कहा था अंगद के पैर हैं, मगर पिछले चुनाव में 2018 में अंगद का पैर उखड़ गया था और जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। इस बार बीजेपी को समझ में आ गया, खासकर अमित शाह की इस बार हालत और ख़राब है, क्योंकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी सरकार के खिलाफ और कई इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी बहुत बुरे हाल में है, खासकर विंध्य प्रदेश, ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़, और ये सारी बातें वो हर बैठक में आके कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा मैसेज यही है कि बीजेपी को समझ में आ गया, खासकर अमित शाह को, कि इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं।
पिछले एक हफ्ते में सोमवार को वो आए थे, बुधवार को आए और इतवार को फिर आए, यानी एक हफ्ते में तीसरी बार आ रहे हैं अपने साथ। जब अमित शाह आते हैं तो पूरी कोर कमेटी के सारे लोग आते हैं, पूरे छोटे बड़े नेता सारे लोग आते हैं, फिर वो सारी मीटिंग का डिस्कस करते हैं। इसका एक लबोलवाब ये भी है कि लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव की बागडोर पूरे केंद्र के नेताओं ने, खासकर अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। तो इसलिए अब जो कुछ हो रहा है अमित शाह कर रहे हैं और वही सारी चुनाव तक लेके जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ अब रहेगा नहीं। ये एक सच्चाई है, इसलिए अमित शाह बार बार आ रहे हैं। पूरा चुनाव लोग कह रहे हैं वही पूरा चुनाव डील करेंगे, पूरा चुनाव वही लड़वाएंगे। एक सवाल और भी है, मालवा निमाड़ पर जो फोकस है, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान वहां पर हुआ था, माना जा रहा है कि इंदौर की बैठक में उन तमाम लोगों से बात होगी जो किसी भी तरीके से मालवा निमाड़ को लेकर काम कर रहे हैं। मालवा निमाड़ ज्यादा संवेदनशील है क्या इस वक्त चुनाव के लिहाज से? बिल्कुल, पिछली बार निमाड़ में तो क्या बीजेपी पूरी साफ हो गई थी, मालवा में कुछ जगहों पे बच गई थी, मगर कल वो ये कार्यकर्ताओं की बैठक करने के अलावा इंदौर में जानापाव जाएंगे। जानापाव यानी कि भगवान परशुराम है उनकी जन्मस्थली है। तो अभी जिस तरीके से आदिवासी और एससी इन वोटर को तरजीह दी जा रही है, उससे बीजेपी को लग रहा है कि हमारे जो कोर वोटर है यानी कि ब्राह्मण, उसकी हम उपेक्षा ना करें। तो ब्राह्मणों के जो भगवान है यानी कि भगवान परशुराम, उनकी जन्मस्थली जाएंगे जानापाव, उसके बाद वापस आएंगे इंदौर की सभा। मगर एक बड़ी बात और है, कल वो भोपाल में प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे, तो पत्रकारों के सवालों के जवाब भी देंगे। तब हम ये सवाल पूछ पाएंगे कि आप बार बार भोपाल क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल है। और एक बार मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अमलेंदु उपाध्याय सर, जिस तरीके से अमित शाह बार बार जा रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी लोकसभा की, क्या उसके बाद समीकरण बदले हैं या फिर ये वो तैयारी जिसमें 51% वोट प्रतिशत पाने की कोशिशें लग रही हैं? देखिए, आपके संवाददाता ने भी वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट दी है उसको भी समझिए, और जो अमित शाह जी बार बार जा रहे हैं उसके निहितार्थ भी समझिए। इसका मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ये मान चुका है कि मध्य प्रदेश हाथ से निकल चुका है फिलहाल। अब वो कल आता है हाथ में नहीं आता, अभी अलग का मसला है, लेकिन फिलहाल अमित शाह का इतना ज़्यादा वहाँ ध्यान देना, मणिपुर को छोड़ करके जहाँ इतना बड़ा संकट है, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, अगर वो मणिपुर छोड़ करके मध्य प्रदेश में इतना जोर दे रहे हैं, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है, इसका मतलब कि अब शिवराज सिंह के हाथ में कुछ बचा नहीं है। मतलब केयर टेकर मुख्यमंत्री इस समय शिवराज सिंह हैं। अब वो चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद का होंगे कि नहीं होंगे, ये भी अब देखने वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह जी ने वहाँ जाकर के अपने हाथ में सब चीज़ें ली हैं और आगे जाकर के जिस तरीके से वो भी सारी चीज़ें अपने हाथ में लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा रह जाएंगे या कोई और मुख्यमंत्री पद का चेहरा रह जाएगा। दूसरा, जो गुटबाजी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, आज वो कांग्रेस में ना होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में। क्या ये लगता है कि मध्य प्रदेश निकल चुका है भाजपा के हाथ से? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन बीजेपी की इस बात के लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो चुनाव हारें या जीतें, लेकिन वो 24/7 अपना एक्शन काम करते हैं। पिछले बार भी वो चुनाव हारे थे, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना दी। तो वो कोई भी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड, वो नहीं रखना चाहते। अब क्या होगा, अभी तो 3-4 महीने का समय है, 5 महीने के बाद चुनाव होंगे और तब तक क्या हालात बनते हैं। लेकिन ये है कि वो हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, न सिर्फ अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री मोदी। कर्नाटक में हमने देखा कि 10-12 दिन प्रधानमंत्री ने लगाए, नुक्कड़ सभाएं तक की। तो उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, कोशिश में कमी नहीं है। अब परिणाम जो भी हो, नीरज आपके पास भी आ रहे हैं, बीजेपी को बड़े करीब से आप देखते हैं, उनकी रणनीतियों पर नजर रखते हैं। क्या मध्य प्रदेश प्लान है बीजेपी का? क्या वाकई जमीन खिसक रही है या फिर वहां पर कुछ और ऐसी रणनीति है? क्योंकि बीजेपी क्या करती है वो परिणाम के बाद पता चलता है कई बार। अवधेश, दरअसल तस्वीर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि नेता को लेकर एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसलिए पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं और केंद्रीय नेतृत्व है, उनका इरादा यही है कि इतनी इंगेजमेंट सेंटर की तरफ से दिखाई जाए ताकि जो लोगों के अंदर अगर शिवराज सिंह चौहान को लेकर थोड़ी भी निगेटिविटी है तो उनके मन में ये रहे कि सेंटर हमारी चीज़ों को समझ रहा है।
दूसरा, जो आपस की खेमेबंदी होती है, अगर पार्टी की लोकल लीडरशिप में खेमेबंदी होती है तो सेंट्रल लीडरशिप जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो खेमेबंदी खत्म हो जाती है, क्योंकि सब अपनी बात एक आदमी से कहते हैं। तो ऐसे में काम करने का जो समन्वय है वो बेहतर तरीके से स्थापित है, इसमें कोई शक नहीं। अदिति, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जिस नेगेटिविटी की बात नीरज कर रहे हैं कि तमाम समन्वय की बात है, नेतृत्व की बात करें, शिवराज सिंह चौहान तो मामा के रूप में विख्यात हैं, सभी बहनों के भाई हैं, तो क्या वो छवि उस चीज को भरपाई नहीं कर पा रही? केंद्रीय नेतृत्व का जाना जरूरी हो गया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान कायम क्यों हैं, जैसे अपनी पोजीशन में क्यों नहीं बदले गए। भाजपा ने त्रिपुरा में, कर्नाटका में, गुजरात में चीफ मिनिस्टर बदलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो कुछ हुए हैं, ऐसा मानती है भाजपा कि शिवराज सिंह चौहान के साथ फैटीग फैक्टर हो सकता है, वो 2005 से चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनमें रीब्रांडिंग की कैपेसिटी इस वक्त तमाम नेताओं में से सबसे ज़्यादा है। और जहां तक कि हम वेलफेयर पिच की बात करें, देखिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो नैरेटिव है वो फ्रीबीज़ का और गारंटीज़ का है, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्राउंड में हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं लागू की हैं। लाडली बहन योजना, बहुत सारी योजनाएं आई जिसको देश में सराहा भी गया। प्रदीप सौरभ सर, क्या नेगेटिविटी दूर करने का फॉर्मूला है, जैसे गृह मंत्री बार बार जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये माना जाता है कि अमित शाह बहुत बड़े रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन रणनीति तभी काम आती है, देश काल परिस्थिति जिसको हम कहते हैं, कि अगर वो अनुकूल होती है तो आपकी रणनीति कामयाब हो जाती है और आप रणनीतिकार कहलाते हैं, और आपकी परिस्थिति अनुकूल आपकी नहीं हुई तो आप एक असफल रणनीतिकार कहला सकते हैं। आप कह सकते हैं कर्नाटका का भी एक उदाहरण दिया जा सकता है कि वहाँ इस शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री और अमित शाह ने वहाँ मेहनत करी थी, उसके बावजूद रिजल्ट सबके सामने है। तो ये ठीक है कि, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी एक इलेक्शन मशीनरी है, एक चुनाव खत्म होता नहीं है, इलेक्शन मोड में रहती है, कोशिशें चल रही है, देखने वाली बात होगी कि जनता परिणाम क्या सुनाती है, लेकिन कोशिशों का दौर जारी। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे सभी सहयोगी जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ताजिया हाई टेंशन लाइन से जलकर राख हो गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इस हादसे में 20 से 30 लोग झुलस भी गए हैं। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो बड़ा हादसा हुआ है अमरोहा में, जहां पर ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था, मुहर्रम का जुलूस था, लेकिन इसी दौरान जो ताजिया थी वो हाई टेंशन लाइन से टकरा गई और अचानक से उसमें आग लग गई, और इस हादसे में 20 से 30 लोग झुलस गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुंच गई, लेकिन आप देखिए ये हादसा कितना भयंकर था। देखते ही देखते ताजिया जल गई, 20 से 30 लोग घायल हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।